So yeah, if we talk about MSA 1, तो MSA 1 को अगर मैं समराइज करूं तो ये एक हसीन इम्तजाज है दो चीजों का, दो सब्जेक्ट्स का. इनफैक्ट let me share my screen first. So I hope all of you can see my screen. तो अगर मैं MSA 1 की बात करूं कि MSA 1 है क्या, it is a beautiful composition of FAFR and audit. And along with both of these subjects, you have a little portion of corporate laws as well. We'll talk about it कि कितना परसेंट जो है वो FAFR है सब्जेक्ट में, कितना परसेंट ऑडिट है, कितने परसेंट कॉर्पोरेट लॉ. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल. लेकिन द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इस केस में तीन सब्जेक्ट्स जो हैं वो टेस्ट हो रहे होते हैं एट द सेम टाइम. अब इस सब्जेक्ट का या इस पेपर को इंट्रोड्यूस करवाने का ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्वियसली ICAP ने एक पेपर इंट्रोड्यूस करवाया है. देयर कुड बी अ स्ट्रॉन्ग रैशनल रीजन बिहाइंड इट कि आखिर क्यों ये सब्जेक्ट ICAP ने या ICAP की काउंसिल ने या ICAP की जो एग्जामिनेशन बॉडी है उसने आखिर क्यों इम्पोर्टेंट समझा कि इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जाए या एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर इंट्रोड्यूस करवाया जाए जिसमें ये तीनों सब्जेक्ट्स हों. With the change in the global trend, all of you might have witnessed कि स्टार्टअप का कल्चर जो है वो बड़ा स्टार्ट. प्रीडोमिनेंटली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पहले जो थे वो बिजनेसेस में जाते थे, एज एम्प्लॉइज ज्वाइन करते थे. लेकिन विद द राइज इन स्टार्टअप कल्चर व्हाट हैज हैपेंड इज कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी अब स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं, एंड नॉट एज एम्प्लॉइज बट एज फाउंडर्स एज वेल. अब वो जब स्टार्टअप की मैं बात करता हूँ, स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करता हूँ, आइदर दे मूव ऑन एंड स्टार्ट अ बिजनेस और दे मूव ऑन एंड स्टार्ट, पीपल लाइक मी स्टार्ट देयर ओन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म. तो ICAP ने दो पेपर्स इंट्रोड्यूस करवाए. द फर्स्ट सब्जेक्ट व्हिच ICAP इंट्रोड्यूस वाज MSA 1. MSA 1 जो है उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि MSA 1 आपको तैयार करता है एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल. और अगर मैं ये कहूं कि ये आपको तैयार करता है एज अ प्रैक्टिशनर और एज अ पार्टनर, तो ये बात गलत नहीं हो. तो MSA 1 का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो आपको तैयार करता है एज अ पार्टनर इन वन ऑफ द प्रोफेशनल फर्म्स. सो एट डे 1 ICAP का एग्जामिनर आपको ये बात समझाना चाह रहा है, या आपको मैं ये कहूँ कि आपको पार्टनर के शूज में डाल रहा है, दैट हाउ जो कॉन्सेप्ट्स आपने फॉर एग्जांपल ऑडिट में पढ़े थे, हाउ दोस कॉन्सेप्ट्स आर एक्चुअली अप्लाइड इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो. जब हम ऑडिट पढ़ते हैं CFAP 6 में लेट्स सपोज, तो हम लोग बात करते हैं अबाउट प्रोफेशनल जजमेंट. नाउ हाउ दैट प्रोफेशनल जजमेंट इज एक्चुअली अप्लाइड बाय द पार्टनर, वो आपको MSA 1 सिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल IFRS 16 हम लोगों ने पढ़ा CFAP 1 में, हाउ फॉर एग्जाम्पल IFRS 16 is interlinked with some audit considerations. कौन सा सब्जेक्ट आपको सिखाता है, वो सिखाता है आपको MSA 1. MSA 1 का जो मेजॉरिटी पार्ट है वो आपको तैयार करवाता है for a position in an accounting or an audit firm. लेकिन having said that, a part of it also prepares you for a business leadership position, या मैं ये कहूँ for a leadership position in finance department. For example, you'll come across questions in exam, या अगर आप एग्जाम जो पास पेपर्स की बुकलेट अगर आप उसको देखें, you'll come across questions जहाँ पे एग्जामिनर ने ये नहीं कहा that you are let's suppose a manager or a partner in an audit firm. वहाँ पे ये कहा गया that you are a CFO or a director of finance in a particular company, और आपको कुछ वर्किंग्स बनानी है, बोर्ड के लिए आपको प्रेजेंटेशन बनानी है. You'll come across such questions as well. So it is not only the firm you are being prepared for, आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में लीडरशिप पोजीशन के लिए भी तैयार किया जा रहा है इन MSA 1. ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं देखता हूँ MSA 2 को, तो MSA 2 का ऑब्जेक्टिव इज स्लाइटली डिफरेंट. इट प्रिपेयर्स यू फॉर अ लीडरशिप पोजीशन इन मैनेजमेंट फंक्शंस. फॉर एग्जांपल, किस तरह से स्ट्रेटजीज बनानी है, वैल्यूएशंस किस तरह से डिटरमिन की जाती है, जो M&A डिपार्टमेंट्स होते हैं बड़ी कंपनीज में, उसकी क्या कंसिडरेशंस होती हैं, ट्रेजरी फंक्शंस की क्या कंसिडरेशंस होती हैं, कि किस तरह से वो काम करते हैं, हाउ डू दे ऑपरेट.
इन सारी चीजों के बारे में आपको तैयार करता है MSA 2। So both of these subjects, MSA 1 and MSA 2, have distinct objectives, have separate objectives, और ये बहुत सोच के सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं। Now, if you drill down MSA 1 a bit further, जिस तरह से हम लोगों ने बात की कि ये सब्जेक्ट हमें तैयार करता है या ऑब्जेक्टिव ये है इस सब्जेक्ट का कि हमें तैयार करे फॉर पार्टनर पोजीशन या फिर लीडरशिप पोजीशन इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। सो इसमें कौन कौन से एरियाज टेस्ट होते हैं? उसमें एरियाज टेस्ट होते हैं, FAFR का एरिया टेस्ट होता है, ऑडिट का एरिया टेस्ट होता है, और कॉर्पोरेट लॉस का एरिया टेस्ट होता है। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? चलिए जबरदस्त। तो अब हम लोग ये बात करते हैं कि आखिर MSA 1 में FAFR कितना टेस्ट होता है, ऑडिट कितना टेस्ट होता है, और कॉर्पोरेट लॉस कितना टेस्ट होता है। अगर मैं पिछले 5 से 7 अटेम्प्ट्स का एक एवरेज निकालूं तो FAFR का जो एरिया है, इट इज टेस्टेड फॉर 60 to 65% ऑफ द मार्क्स। Audit is tested for 25 to 30% of the marks, and corporate laws are tested for about 5%। और इसमें बड़े गिने चुने एरियाज हैं जो एग्जामिनर ने स्पेसिफाई किए हैं जो टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो एरिया टेस्ट हो सकता है। डायरेक्टर रिपोर्ट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो टेस्ट हो सकता है। डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो एरिया में आ सकता है। सो वेरी लिमिटेड पोर्शन ऑफ कॉर्पोरेट लॉ इज टेस्टेड हियर। तो ये बात कर ली हमने अबाउट कंपोजिशन। सो एज यू कैन सी, the majority of your paper of your MSA 1 exam comes from FAFR। So accordingly what happens is कि जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं ये सब्जेक्ट की तैयारी भी कर रहे होते हैं, तो about 70% of the time, या मैं कहूँ 70% of the course is focused on FAFR। and what do we do? हम लोग यहाँ पे FAFR का रिवीजन करते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने FAFR नहीं पढ़ा हुआ होता है। FAFR उन्होंने फॉर एग्जांपल 3 से 4 अटेम्प्ट्स पहले पास किया हुआ था, तो हम लोग उनके लिए एक क्विक रिवीजन करवाते हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय क्विक रिवीजन एंड हाउ इट इज डन? सो वी हैव प्रिपेयर्ड short and crisp summaries of all important standards। So once you enroll into the course, what happens is कि आपको वो summaries मिल जाती हैं at your own pace। You go through that summary, and जब वो summary आप कर लेते हैं, जब आपको समझ आ जाता है, जब आपने standard revise कर लिया, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ICAP के past papers पे और हम लोग practice करते हैं। ठीक है, I'll go into it, मैं बहुत डिटेल में अभी डिस्कस करूंगा that how the LMS is designed, कोर्स उस पे किस तरह से रखा हुआ है। We are going to talk about it, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि FAFR हम लोग किस तरह से कवर कर रहे होते हैं। ऑडिट में we spend about 25% of the time, और यहाँ पे हम लोग हमारी जो कवरेज होती है, हमारा जो रिवीजन होता है, वो होता है हैंड आउट बेस्ड। कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी समरीज भी अवेलेबल, लेकिन प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे हैंड आउट बेस्ड अप्रोच पे हम लोग जाते हैं, मीनिंग दैट कि मैंने हैंड आउट्स अपलोड कर दिए एंड यू कैन गो थ्रू दोज हैंड आउट्स, और फिर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी रिवीजन, कोई भी कंसर्न हो, तो हम लोग वो आपस में डिस्कस करके रिजॉल्व कर लेते हैं। एंड ऑब्वियसली फिर जो 5% ऑफ द टाइम बच जाता है वो हम लोग कॉर्पोरेट लॉस का रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन वंस अगेन कॉर्पोरेट लॉस का जो हम लोग रिवीजन करते हैं, इट इज वंस अगेन हैंड आउट बेस्ड। अलॉन्ग विथ दिस समरीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पास्ट पेपर्स करते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग पास्ट पेपर्स कर रहे होते हैं।
वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि MSA 1, जिस तरह हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की, ये एक हसीन इम्तजाज है FAFR और ऑडिट का। मैं FAFR और ऑडिट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि FAFR और ऑडिट ही इस पेपर का 95% ऑफ द एरिया है। So 95% of the paper is focused on FAFR and audit. So what we do is कि जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग पास्ट पेपर को देखेंगे भी, so if we talk about question number 1, if it is a 50 mark question, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन में क्योंकि 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, देयर आर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स। इसमें मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो FAFR से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको एग्जामिनर कहेगा दैट यू स्पेसिफाई, यू नरेट, यू एक्सप्लेन द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और उसी के साथ साथ फिर आपके पास एक रिक्वायरमेंट आ जाएगी, लेट्स सपोज फ्रॉम कोड ऑफ एथिक्स, आपके पास एक रिक्वायरमेंट आ जाएगी फ्रॉम ऑडिटिंग साइड। लेट्स सपोज पहला क्वेश्चन आपको एग्जामिनर ने दिया है कि डिस्कस द आउटस्टैंडिंग, फॉर एग्जांपल पहला आपको एग्जामिनर ने पार्ट दिया कि आप अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस बताएं, और सेकंड पार्ट में उसने कहा कि आप वो मैटर्स हाईलाइट करें जो कि आप डिस्कस करेंगे विद द ऑडिट पार्टनर। लेट्स सपोज द क्वेश्चन गोज लाइक दिस। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो दो रिक्वायरमेंट्स है, दीज आर नॉट सेपरेट रिक्वायरमेंट्स, दे आर पार्ट ऑफ अ सिंगल केस स्टडी और अ सिंगल क्वेश्चन। अकॉर्डिंगली जब आप आंसर भी करेंगे, सो योर आंसर नीड्स टू बी सिंक्रोनाइज्ड बिटवीन बोथ रिक्वायरमेंट्स। ऐसा नहीं हो सकता दैट यू राइट आइसोलेटेड आंसर, मीनिंग दैट जो पार्ट 1 है इस क्वेश्चन का, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस बतानी है, वो किसी और डायरेक्शन में जा रही है, उसमें आपने कोई और केसेस पिक एंड चूज किए, और जो सेकंड पार्ट है या सेकंड लेग है इस क्वेश्चन की, विच टॉक्स अबाउट आउटस्टैंडिंग इश्यूज टू बी डिस्कस्ड, वो आप सेपरेट डायरेक्शन में लिख रहे हैं, या वहाँ पे आप सेपरेट इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं। यू कैन नॉट डू दैट सिंस इट्स पार्ट ऑफ अ सिंगल केस स्टडी। एक ही क्वेश्चन है ये, योर आंसर नीड्स टू बी सिंक्रोनाइज्ड एज वेल। अकॉर्डिंगली व्हाट वी डू इज कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने FAFR का एरिया में हम लोगों ने लेट्स से IFRS 15 कवर कर लिया। अब IFRS 15 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर हो रहे होंगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि IFRS 15 का जो क्वेश्चन हो, इट इज लिमिटेड टू अकाउंटिंग ओनली। उसकी एक लेग जो हो सकती है, दैट वन लेग could also relate to, for example, auditing. So that other leg could relate to auditing, let's suppose। तो हम लोग अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एक साथ देख रहे होंगे। एम आई अंडरस्टैंडेबल? मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुंच रही है? तो हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, हम लोग उसमें मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को एक साथ समझ रहे होंगे या सॉल्व कर रहे होंगे। हम लोग ऑडिट को और अकाउंटिंग को एक साथ लेके चल रहे होंगे, सच दैट यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से इंटरलिंक्ड आंसर्स लिखे जाएंगे। Now, if I look at the exam, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 50 मार्क केस स्टडी होगी, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में भी आपके पास केस स्टडीज होंगी विच कैन बी 25 मार्क्स ईच, या फिर एक 20 मार्क्स की होगी और दूसरी 30 मार्क्स की होगी। लेकिन आपके पास क्वेश्चन पेपर में 3 ही क्वेश्चन होंगे एंड ऑल ऑफ देम हैव टू बी अटेम्प्टेड। When it comes to your exam, तो ICAP का एग्जामिनर आपको ये कहता है कि आप 5 कोई भी बुक्स लेके आ जाएं, 5 कोई भी बुक्स लेके आ जाएं, लेकिन आप पेपर पास करते हैं। So what we have done is कि हम लोगों ने यहाँ पे मैंने एक अपनी टूल किट बनाई है जिसमें इन सारे एरियाज की ये जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं इनकी समरीज भी शामिल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की भी समरीज शामिल है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज, ICAP के TRs ये भी उसमें इंक्लूडेड है। So that single booklet covers the entire MSA1 syllabus or summarizes the entire MSA1 syllabus and provides you a bird's eye view in the exam that what has to be written and how it has to be written.
Now throughout the MSA 1 course, what we do is कि हमारा जो focus होता है, जो videos हैं हमारी, they are focused on past papers. So what you'll see is कि कोई भी एक छोटा सा एरिया हम लोगों ने कवर किया and that particular area would be followed by past papers. And majority of the time would be spent on solving past papers, जिसमें मैं पास्ट पेपर रीड करूंगा, मैं पास्ट पेपर पर एक डिस्कशन करूंगा, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा दैट यू राइट द आंसर एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द आंसर टुगेदर टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या सही लिखा है और क्या गलत लिखा है, क्योंकि क्या गलत लिखा है समझना कि क्या गलत लिखा है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस if you have to pass the exam in first. So the entire course is past paper focused, जहाँ पे हम लोग बार बार past papers की प्रैक्टिस कर रहे होंगे. One more important thing which you should know about the paper is कि although यहाँ पे 70% of the course, 60 to 65% of the course is revolves around FAFR, लेकिन एक important characteristic इस पेपर की ये भी है कि यहाँ पे computations as such involved नहीं है. अगर मैं CFAP 1 को देखता हूँ तो आपका CFAP में you have to solve particular questions, आपको computations करनी होती हैं, lengthy computation, complex calculations. यहाँ पे ये नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं. For example, if 60 to 65% of the paper is focused on FAFR, only 10 to 15% of the marks revolve around or comprise of calculations. अभी हम लोग पास्ट पेपर को भी देखेंगे तो आप यू सी कि एग्जामिनर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये नहीं होती कि कैलकुलेट करें या एडजस्टमेंट्स बताएं. एडजस्टमेंट्स आती हैं या ये आता है कि दैट यू प्रिपेयर रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आती है रिक्वायरमेंट, लेकिन उसके एज सच ज्यादा मार्क्स नहीं होते. ज्यादा जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं एक्सप्लेनेशंस के, डिस्कशंस के, एनालिसिस के, इनके ज्यादा मार्क्स होते हैं. सो एग्जामिनर ये चाह रहा है कि आप लिखें, आप अंग्रेजी में एक्सप्लेन करें, एंड दैट इज अनफॉर्चुनेटली द एरिया जहां पे वी स्ट्रगल. जब भी बात आती है टू कम्युनिकेट अवर थॉट्स क्लियरली, कंसाइसली, कंक्रीटली, वी फेल टू डू दैट. तो इसी वजह से दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से हम लोगों ने इस कोर्स को बेस किया है अराउंड पास्ट पेपर्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें सच दैट यू आर एबल टू राइट, सच दैट यू आर एबल टू कन्वे, पास ऑन योर थॉट्स टू द एग्जामिनर इन द एग्जाम सिनेरियो. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन, दिस एंटायर एग्जाम इज मोर फोकस्ड ऑन राइटिंग एक्सप्लेनेशंस, कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स. एक इंपॉर्टेंट और चीज है कि व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेरी होती है कि सर should we rote learn particular paragraphs या किस तरह से, how do we go about it? rote learn करने की कोई भी जरूरत नहीं है. the entire paper is conceptual. ठीक है, उसमें what you have to do is कि आपको सिर्फ ये आना चाहिए how do you need to communicate your thoughts. technical jargons, some majority of you is coming from firms or from big companies, तो I believe कि financial reporting के जो technical jargons है वो तो आप लोगों को already पता होंगे. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये दैट यू आर एबल टू कम्युनिकेट व्हाई. फॉर एग्जांपल, गुडविल पे अगर सवाल आता है, यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट कि गुडविल इस तरह से पर्टिकुलरली क्यों कैलकुलेट की जाती है. डिस्पोजल का जो ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है, वो ट्रीटमेंट आखिर ऐसा क्यों है, वो ट्रीटमेंट आखिर ऐसा क्यों है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग इस तरह से क्यों होगी इन दी पर्टिकुलर केस. वैल्यू यूज अगर मैं डिटरमिन कर रहा हूँ, वैल्यू डिटरमिन एक पर्टिकुलर तरीके से अगर क्लाइंट ने कैलकुलेट की हुई है, मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है. Why I'm saying that it is incorrect? What is the rationale? What is the logic behind it? So we have to crack that logic. We have to think critically that where things have went wrong, for example, at the client end. ठीक है, so the entire paper communicate में ये बात करना चाह रहा हूँ सिर्फ that the entire paper is very much practical. यहाँ पे हमें फजूल में जो है ना वो लंबी लंबी बातें नहीं लिखनी. हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल अप्रोच नहीं रखनी. वी हैव टू कीप अ रियलिस्टिक अप्रोच. वी हैव टू राइट डाउन व्हाट इफ वी डू एक्चुअली व्हेन वी आर एट अ क्लाइंट, व्हेन वी आर वर्किंग इन इंडस्ट्री. सही है, तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट.
एंड अनफॉर्चुनेटली क्योंकि काफी सारे लोगों का एक्सपीरियंस वंस अगेन या तो फर्म्स का होता है या इंडस्ट्री में भी होता है, तो एज सच किसी लीडरशिप पोजीशन पर नहीं होता, सो वी अनफॉर्चुनेटली स्ट्रगल विद दैट। सो दिस पेपर, अब लोग इस पेपर में जब पढ़े होंगे, हमारे जो क्या कहें माइंडसेट होगा या हमारी जो अप्रोच होगी, इट विल बी इंटायरली पेपर फोकस्ड, और ये इस पे फोकस होगी दैट वी डेवलप दैट माइंडसेट, वी डेवलप दैट आर्ट टू आंसर एवरी क्वेश्चन इन द वे एग्जामिनर है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे पास्ट पेपर्स करते हैं। हम लोग क्योंकि आई कैप के ही पास्ट पेपर्स आर द बेस्ट बेंचमार्क फॉर इट। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम लोग आईसीडब्ल्यू की टूल किट खरीद लें, हम लोग उसमें से सॉल्व कर लें। यस, यू कैन डू दैट, बट दैट इज अ सप्लीमेंट्री गाइडेंस। आपका जो प्राइमरी जो डॉक्यूमेंट या प्राइमरी जो आपका रिसोर्स है, दैट इज आई कैप पास्ट पेपर्स, एंड यू मस्ट सॉल्व द एंटायर पास्ट पेपर बुक before you go into the exam hall, and believe me, if you do that, you'll inshallah pass the exam in first go. अच्छा, थ्रू आउट द कोर्स जब आप वीडियोस देख रहे होंगे, यू विल सी कि फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर के फेवरेट हैं, जो हमेशा आते हैं। एंड व्हाट वी हैव डन दैट इज कि हम लोगों ने उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए कुछ टेम्पलेट्स डिजाइन कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि डिस्कस द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस, नाउ हाउ डू वी डू दैट? सही है, देयर शुड बी अ टेम्पलेट। हम लोगों ने वो टेम्पलेट्स डिजाइन करनी कि पहले आपको ये लिखना है, फिर आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू, टू मेक श्योर कि एग्जाम में मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम इज स्पेंट ऑन राइटिंग डाउन थिंग्स rather than structuring. Obviously structuring is important, some of the time would be spent on structuring your answer, लेकिन ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए लिखने के ऊपर। एंड द एंटायर कोर्स हैज बीन डिजाइंड, या उसमें जो हम लोगों ने टेम्पलेट्स डिजाइन किए हैं, जो डिस्कस कर रहे होंगे, उनका मकसद ये है कि आपको ये बताया जा सके दैट हाउ योर आंसर्स आर टू बी स्ट्रक्चर्ड। सो बिफोर वी मूव ऑन, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आई कैप का एक पास्ट पेपर देख लेंगे और हम लोग उसमें देखते हैं कि किस टाइप के आखिर क्वेश्चंस आते हैं। बट बिफोर वी मूव ऑन टू द पास्ट पेपर, लेट्स सी, मेरे पास कुछ चैट बॉक्स पे कुछ क्वेरीज आई हैं, उनको पहले देख लेते हैं। Kashif says, Sir, I had recently attempted my MSA 1 exam and failed. Kindly tell me what should be my approach for attempting it again to clear this time. Kashif, my sincere advice to you would be कि आप past papers attempt करें if you have not already done that. अगर आपने सारे past paper कर दिए हैं, if your answers were close to what the examiner has suggested, फिर आप मुझे WhatsApp पे रीच आउट कर सकते हैं, और सेंड मी वन ऑफ योर आंसर्स। मैं इंशाल्लाह उसको देख के आपको बताऊंगा कि वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग। अब्दुल वाब इज आस्किंग मी, इज द बुकलेट अवेलेबल राइट नाउ? Abdul Wahab, the booklet won't be available right now because it is customized in every attempt उसमें कुछ changes हम लोग करते हैं, so it is available by the end of a particular session, and this book is not publicly available. ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो कि ये कोर्स अटेंड कर रहे होते हैं, so this is not a public document. और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी मुझसे पूछ सकता है। क्लासेस की अप्रोच बता दें, लाइव होंगी। काशिफ, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन अ व्हाइल। सब इससे पहले हम लोग पास्ट पेपर देख लेते हैं आई कैप का। तलत सेज विल द क्लासेस बी रिकॉर्डेड और लाइव? तलत, इसके बारे में क्लासेस किस तरह से होंगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई बिलीव कि आप सब लोग पास्ट पेपर देख सकते होंगे। दिस इज जून 2022 मोस्ट रीसेंट अटेम्प्ट का ये पास्ट पेपर है। अगर मैं इस पास्ट पेपर को देखूं तो एग्जामिनर सबसे पहले हमें कह रहा है कि दैट वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल थ्री क्वेश्चंस। तीन क्वेश्चंस हैं और तीनों के तीनों क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं।
5 books are allowed, so you can take any 5 books along with you. Now, if I look at question number 1, normally what happens is that अगर मैं सी फैप लेवल तक की बात करूँ, सी फैप लेवल पे हमारे जो पास पेपर्स होते हैं दैट आर अराउंड 6 to 7 pages long, बट इफ यू सी दिस पर्टिकुलर पेपर MSA 1 की एक यूनिक बात ये भी है कि यहाँ पे पास पेपर इज जो एग्जाम पेपर है दैट इन इटसेल्फ इज 16 pages long. So to read that paper, to crack that paper, to understand the requirements adequately, that in itself is an art. And inshallah, we are going to learn that art as we go through the course कि किस तरह से हमें पेपर को रीड करना है, किस तरह से हमें requirements को tackle करना है. So if we look at this particular question, question number 1, तो question number 1 जिस तरह से थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, it is of 50 marks. ठीक है, it is of 50 marks. इसमें कितनी requirements हैं? This question has 4 different requirements. So 4 different requirements, और इन requirements को address करने के लिए या case study में examiner ने आपको 5 different appendix दिए. सबसे पहले हम लोग requirements को देख लेते हैं. अगर मैं requirements को देखूं तो मुझे examiner पहली requirement में कह रहा है that we review the background information in appendix 1, essays draft, financial statements in appendix 2, and the financial reporting issues that are outlined in the meeting minutes, and identify audit risks. तो ये तो audit risk का ही पहला सवाल हमें दे दिया गया है. ये audit risk का सवाल हम लोग पहले भी solve कर चुके हैं at CSAT levels or something which we have already done. उसके बाद मुझे एग्जामिनर ने ये कहा है that we explain the correct financial reporting treatment for the issues identified in appendix 3. सही है. सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट आ गई मेरे पास, और उसके बाद मुझे ये कहा गया दैट वी एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड अरेंजमेंट डिस्क्राइब्ड इन अपेंडिक्स 4. और फिर मुझे एग्जामिनर ने कहा कि प्रोफेशनल और एथिकल इश्यूज में यहाँ पर आइडेंटिफाई करूं या डिस्कस करूं. सो नाउ इफ यू लुक एट द रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पे वर्ब्स क्या इस्तेमाल की गई हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू एंड आइडेंटिफाई. सही है. तो कैलकुलेशन का मुझे एग्जामिनर ने कुछ नहीं कहा. फिर मुझे एग्जामिनर ने कहा दैट आई एक्सप्लेन द करेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट. वंस अगेन अंग्रेजी आ गई. एक्सप्लेन वंस अगेन मुझे नहीं कहा था कि आप कैलकुलेट करें. एंड फाइनली मुझे एग्जामिनर ने कहा कि मैं डिस्कस करूं. वंस अगेन कहीं पे भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है. येस, आई डू अंडरस्टैंड कि कुछ कैलकुलेशन हमें करनी होंगी. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट जब मैं बता रहा हूँ, मुझे फाइनेंशियल इम्पैक्ट को ऑब्वियसली कैलकुलेट करना होगा. ऑडिट रिस्क में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी हो. सही है. यहाँ पे भी इस ट्रीटमेंट जब प्रपोज्ड अरेंजमेंट है उसको जब मैं एवेल्युएट कर रहा हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी के कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है. लेकिन जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वो कैलकुलेशंस जो है ना, वो इस ये जो ओवरऑल मार्क्स हैं, दे डू नॉट कंप्राइज अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ द एंटायर पेपर. yes, calculations are required, उनके कुछ मार्क्स हैं, लेकिन वो कुछ मार्क्स हैं. the majority of marks relate to writing down, narrating the standards and adapting the standard as per the scenario. उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे एग्जामिनर ने वंस अगेन तीन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स दी हुई है. एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑफ 25 मार्क्स. तो मुझे एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है दैट आई प्रिपेयर अ ब्रीफिंग नोट फॉर द ग्रुप फाइनेंस डायरेक्टर इन विच यू एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस. अब यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे एग्जामिनर ने कैलकुलेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया इन द एंटायर पेपर. द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू बी अप्लाइड ऑन द आउटस्टैंडिंग मैटर्स डिटेल्ड इन अपेंडिसेस 3 and 4. उसके बाद मुझे क्या कहा गया that I redraft consolidated statement of financial position या balance sheet reflecting any adjustment which I have identified in the above requirement. So ये तो financial reporting का question है. Explain whether the auditor would accept the request made in appendix 4. You should reflect on any ethical concerns that may arise. तो दोबारा से code of ethics से predominantly ये सवाल आया है. So ये तो once again कैलकुलेशंस हमें करनी होगी, लेकिन कैलकुलेशन के एज सच मार्क्स नहीं होंगे. अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन की जो ना वो एक खूबसूरत बात और भी है. क्या बात है वो? यू आर मेंबर ऑफ फाइनेंस टीम ऑफ रिले लिमिटेड.
ऊपर आप कौन थे? यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। यहाँ पे आप कौन है? यू आर यहाँ पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस हैं। यू आर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर नॉट पार्ट ऑफ एन ऑडिट फर्म हियर। तो जब आप फर्म का पार्ट हैं तो आपके जहन में आपका माइंडसेट एक डिफरेंट होता है। यू नीड टू लुक एट डिफरेंट थिंग्स, यू नीड टू वेयर अ डिफरेंट लेंस। लेकिन when it comes to being part of an organization of a finance function, the lens is different. सही है? तो अकाउंटिंग फर्म में या ऑडिट फर्म में the lens is different, और फाइनेंस टीम में the lens is different. We need to understand that and we need to appreciate that while we are writing down our answers. इसी तरह से if we look at the next question, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन भी 25 मार्क्स का है। अब यहाँ पे मुझे वंस अगेन एक्सप्लेन करने हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज, मुझे इम्पैक्ट बताना है ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट, और in relation to the warehouse fire I have to discuss the appropriateness of accounting treatment, and I have to explain the audit evidence which the firm should obtain in relation to the fire. So once again a combination of financial reporting and audit principles. ठीक है, तो मिक्स चल रहा है दोनों का। एंड वंस अगेन अगर यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे कहीं पे भी कैलकुलेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, एक्सप्लेन और डिस्कस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो अंग्रेजी इज इन्वॉल्व। सो वी नीड टू प्रिपेयर अवरसेल्व्स फॉर द पर्टिकुलर पेपर इन सच अ वे कि हम अच्छा लिख सकें। इफ यू आर एबल टू, मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, इफ यू आर एबल टू communicate, if we are able to convey our thoughts clearly to the examiner, this paper is a piece of cake. लेकिन अगर if you struggle with writing, अगर आपको अपनी thoughts communicate करना, convey करना नहीं आती, you are going to unfortunately struggle with the particular exam. I would recommend all of you कि हम लोगों ने इस past paper को ऊपर से तो देख लिया है, लेकिन I would advise all of you कि आप इस past paper को देखें एक मर्तबा जाके, and you get a feel out of the paper कि यार examiner आखिर चाह क्या रहा है। पास्ट पेपर के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कर सकता है। आई हैव अ क्वेरी जिसपे एग्जाम एक स्टूडेंट मुझे ये कह रहे हैं कि सर सोल्यूशन की लेंथ का आइडिया नहीं होता। बिल्कुल जी, दिस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज विद स्टूडेंट्स who have appeared in MSA 1 एग्जाम कि उनको अंदाजा नहीं होता कि कितना आखिर हमें लिखना है। ड्यूरिंग आवर कोर्स जब हम लोग क्लासेस में बैठेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग इस बात पे एक तफसीली डिस्कशन करेंगे कि आखिर हमें कितना लिखना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ स्टूडेंट टू नो दैट वेयर यू नीड टू पुट इन द फुल स्टॉप। ठीक है, तो कभी कभार हम लोग जज्बात में लिखते ही जाते हैं, लिखते ही जाते हैं, लिखते ही जाते हैं, वो इतनी आमद हो रही होती है कि हम लोग रुक ही नहीं पाते, जज्बाती हो जाते हैं ना हम लोग। So we are going to discuss on it कि when do we actually need to put in the full stop, या एक आंसर की लेंथ क्या होनी चाहिए। कोई और क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। Galat is asking me, for someone who has studied FEFR and audit a long time back, do you think your classes would be sufficient revision, or would you suggest going through audit standards individually as well? Galat, I would not recommend that.
एट ऑल। सही है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है वो जो हमारे हैंड आउट जो हमारा कोर्स है उसमें जो भी लेक्चर्स हैं आप वो अटेंड कीजिएगा। इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स तो उसमें ऑलरेडी हैं। व्हेन यू लुक एट द पास्ट पेपर्स यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस पास्ट पेपर्स। लेकिन अगर कोई भी इशू आती है फर्स्ट यू नीड टू गेट इन टच विथ मी। अगर मैं आपकी क्वेरी फॉर एग्जांपल उसके बाद रेज सॉल्व ना कर सकूं देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर दी स्टैंडर्ड्स। लेकिन उससे पहले आई वुड एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंड इट। So yeah, your entire focus should be on solving past papers. और कोई क्वेरी हो इसके अलावा? चलें जी, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं आपको थोड़ा एलएमएस का ओवरव्यू करवा देता हूँ। कैन ऑल ऑफ यू सी दी एलएमएस? प्लीज मुझे कंफर्म करें। चलें जी, एक्सेलेंट। तो दिस इज हाउ द एलएमएस वुड लुक लाइक वंस यू लॉग इन। जब आप लॉग इन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कोर्स आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोर्स में आपके पास डिफरेंट लेक्चर्स आ रहे होंगे। नाउ दीज लेक्चर्स वुड बी अपलोडेड ऑन अ वीकली और अ 15 डेज बेसिस। ठीक है, सारे जो भी लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट IS 10 एंड IS 37 तो यू कैन सी कि यहाँ पे डिफरेंट लेक्चर्स अपलोड हुए हैं। सो एक मैं किसी भी एक लेक्चर पे अगर क्लिक कर दूं सो दिस इज द लेक्चर। ठीक है, सो दिस इज हाउ द लेक्चर लुक्स लाइक। ठीक है, सो दिस इज द टाइप ऑफ लेक्चर व्हिच इज अवेलेबल। इसी तरह से अगर मैं सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं इसमें हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं इन डिटेल एंड सफिशिएंट डिटेल ताकि आप लोग आराम से अपने पेज के हिसाब से इनको कवर कर सकें। नाउ तलत आपका भी जिस तरह से क्वेश्चन था किसी और के जहन में भी शायद ये क्वेश्चन हो सकता है कि कवरेज सफिशिएंट होगी या नहीं। सो इफ आई लुक एट कंसोलिडेशन व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ MSA 1 एग्जाम, तो देखें कितना होलिस्टिकली पूरे स्टैंडर्ड को कवर किया गया है। ठीक है, so we have examples, impact of NCI, goodwill on fair value adjustment, सही है, intangible assets की adjustments, revaluation की adjustments, everything has been covered in it. सही है, तो I don't believe कि इसके बाद आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद पास्ट पेपर का अगर कोई सवाल है तो वो भी यहाँ पे इसी तरह से आ जाएगा। फिर ऑडिट का जो एप्लीकेबल एरिया है, देखना ऑडिट रिस्क का एरिया यहाँ पे आ रहा है। सो वी हैव पास्ट पेपर, पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आ गया टू गिव यू अ क्विक रिकैप एंड देन वी हैव पास्ट पेपर। जिस तरह से मैंने कहा कि फोकस इज पास्ट पेपर, कोशिश ये होगी कि जितने ज्यादा पास्ट पेपर्स हम लोग अटेम्प्ट कर सकें उतने पास्ट पेपर्स हम लोग अटेम्प्ट करें। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का एरिया आता है, उसके पास्ट पेपर्स आ गए। क्वालिटी एंड एथिकल इश्यूज के हैंड आउट आ गया, पास्ट पेपर्स अगर होंगे तो पास्ट पेपर्स आ जाएंगे। कॉर्पोरेट लॉज, ठीक है, इसके लेक्चर्स आ गए। So this is how the entire course has been structured. What I would recommend all of you is कि आप निम्रा से LMS का एक्सेस ले लें, हर डेमो वर्जन का या भी एक्सेस ले लें। Have a go at the entire course, see कि आपकी जो expectations हैं वो फुलफिल हो पा रही है या नहीं हो पा रही। उसके बाद जो है ना वो आप अगर कोर्स लेना चाहें तो आप कोर्स लें।
Now coming back to our Word file, अब एक चीज रह जाती है जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं की कि सर आखिर क्लासेस किस तरह से होंगी। आए जल्दी से क्लासेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द क्लासेस इन स्पेसिफिक, क्लासेस फिजिकली नहीं होंगी। मैं पहले ही ये बात क्लियर कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी रेज ना हो कि सर फिजिकल क्लासेस होंगी या नहीं। क्लासेस फिजिकल हमारी नहीं होंगी। दिस इज ऑनलाइन कोर्स जहां पे यू विल बी प्रोवाइडेड विद रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग्स जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग्स हैं एंड सेकेंडली दे आर डेडिकेटेड to MSA1. So these are not generic recordings. For example, these recording अगर मैं बात करूँ consolidation, जिस नाम भी हमने देखा, consolidation has been recorded keeping in view कि ICAP का एग्जामिनर क्या पूछ रहा है और क्या पूछ सकता है। So ये तो इसमें पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कवर नहीं हुआ होगा। इंपॉर्टेंट चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें कवर हुई नहीं होंगी to provide you sufficient coverage to pass the particular paper. So first of all, first thing, recordings available will be second. वेबिनार्स हो रहे होंगे वंस अ मंथ जिसमें हम लोग आपकी क्वेरीज डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा वी विल हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि वेबिनार तो हमारा हो रहा होगा ऑन अ मंथली बेसिस, तो वी विल हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हम आपकी क्वेरीज डिस्कस करते रहेंगे ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। ये मैंने आपको बता दिया कि कोर्स किस तरह से रन करेगा। बुक्स की बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टूल किट आपको अवेलेबल होगी जिसमें, अच्छा, दिस टूल किट वुड बी अवेलेबल 1 month बिफोर द एग्जाम ताकि आप लोग अच्छा सा रिवीजन कर सकें यूजिंग दैट पर्टिकुलर टूल किट। और थ्रू आउट द कोर्स हम लोग पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे होंगे आई कैप के। अगर कोई चाहे तो ऑन टॉप ऑफ आई कैप वो ICAEW की किट को भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है जी, तो क्लासेस इस तरह से कंडक्ट की जाएंगी या ये हमारा मोडस ऑपरेंडी होगा। अब आप लोग की कोई क्वेरी हो, कोई आप लोगों का कंसर्न हो तो हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह वी विल वाइंड ऑफ अवर सेशन। कोई क्वेरी, कोई कंसर्न? हबीब मुझे कह रहे हैं कि सर आप बुक के बारे में बताते हैं। बुक के बारे में मैंने हबीब से बताया कि एक टूल किट हम लोगों ने डिजाइन की है और उस टूल किट में यू हैव समरीज ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर आपके पास उसमें ऑडिट का जो रेलेवेंट एरिया है उसकी समरीज हैं, आपके पास आई कैप के जो इंपॉर्टेंट टीआरस हैं उनकी उसमें समरीज शामिल है, कोड ऑफ एथिक्स का एरिया उसमें इंक्लूडेड है, उसमें कॉर्पोरेट लॉज के एरिया की समरी दी हुई है। सो एवरीथिंग विच इज पार्ट ऑफ योर पेपर हैज बीन समराइज्ड एंड put into or has been compiled into that particular book, which you will inshallah find very useful from exam perspective. Talab, what we usually do is कि once you enroll into the session, आपको एक प्लान प्रोवाइड किया जाता है कि किस तरह से वीडियोस अपलोड होंगी। सो वीडियोस जिस तरह से मैंने बताया, वीडियोस आर अपलोडेड on on 15-day basis, on weekly basis you will be communicated that फिर वो वीडियोस अपलोड हो जाए करेंगे, आप वीडियोस देखेंगे, कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी कंसर्न होगा तो हम लोग वो वेबिनार में भी डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग ग्रुप पे भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड या सो you'll be provided with a plan और वो प्लान इंशाल्लाह फॉलो हो रहा होगा जिस तरह से नॉर्मल क्लासेस में होता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली MSA1 की जब फिजिकल क्लासेस होती थी, वी यूज्ड टू हैव 2 क्लासेस अ वीक, तो 2 हफ्तों का कंटेंट जो है वो एक साथ अपलोड कर दिया जाएगा। जितना मैं नॉर्मली क्लास में पढ़ाता था उतना कंटेंट अपलोड कर दिया जाएगा सो दैट कोर्स इज कंप्लीटेड ऑन टाइम।
हबीब इज सेइंग कि सर बुक कब तक अवेलेबल हो जाएगी? हबीब, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले बताया, दिस बुक इज यूजुअली अवेलेबल 1 month बिफोर द एग्जाम। अब्दुल वहाब कह रहे हैं वेबिनार्स शुड बी फिजिकल इफ पॉसिबल। अब्दुल वहाब, जब हम लोग वेबिनार पे पहुंचेंगे वी कैन ऑब्वियसली डिस्कस इट, एंड इफ मेजॉरिटी ऑफ यू is comfortable with having an online with a physical session, we can do that. जी जनाब, और कोई क्वेरी? Okay, so I believe I have addressed all the questions. Acha, one more question before we end the session, please, or a comment before we end the session. Please arrange to provide the toolkit because we have to get used to it. Ji Abdul Wahab, that toolkit would be provided well before the exams. और उस बुक में असल में सारी जो चेंजेस है ना वो इनकॉर्पोरेट करवानी होती हैं। सो प्रैक्टिकली मैंने ये देखा है कि 1 महीना पहले ही वो मिलती है, बट हैविंग सेड दैट आई इंशाल्लाह ट्राई टू हैव दैट बुक, ताकि वो बुक जो है वो केएनएस में रखवा दी जाए as soon as possible. ठीक है जी, so I don't think there is any other query or comment. So on this note we conclude our session for today. अगर आपकी कोई भी query हो, कोई भी concern हो आपका, so आप जो है you can reach out to me on WhatsApp. आप मेरा नंबर जो है वो निम्रा से ले सकते हैं, और if there is any administrative query you can reach out to Nimra and have it resolved. इंशाल्लाह आप सबसे अब मुलाकात होगी MSA 1 के कोर्स में. So खुदा हाफिज़ everyone, take care.